पहला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का अधिनियम क्रमांक यानी कि एक्ट नंबर कितना है? इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका उत्तर है 1860 का अधिनियम क्रमांक 45। इसका मतलब ये है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि हमारी आईपीसी को सन 1860 में 45वें नंबर पर गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई थी। इसलिए हमारी आईपीसी का एक्ट नंबर 45 है। सहमति कब प्राप्त हुई थी? 1860 में। तो इसमें सी उत्तर सही है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 को गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त किस तारीख को हुई थी? तो गवर्नर जनरल की जो सहमति प्राप्त हुई थी वो हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को। यानी कि इस तारीख को हमारी आईपीसी कानून बन गई थी, लेकिन लागू नहीं हुई थी, कानून बन गई थी इस तारीख को। तो इसमें बी उत्तर सही है। 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की सहमति आईपीसी को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी लागू कब हुई थी? देखिए 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी को सहमति प्राप्त हुई थी, लेकिन लागू कब हुई थी? लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। इसमें ए उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, जो आईपीसी है उसको ड्राफ्ट किसने किया था? तो आईपीसी को ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकाले ने। इसमें सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो भारतीय दंड संहिता यानी कि जो आईपीसी है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रथम विधि आयोग द्वारा, भारत के दूसरी विधि आयोग द्वारा, या भारत के तीसरी विधि आयोग द्वारा, या भारत के चौथे विधि आयोग द्वारा? तो इसका सही उत्तर है भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा। जो भारत का प्रथम विधि आयोग है ये सन 1834 में स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। ठीक, तो आईपीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत के प्रथम विधि आयोग द्वारा। इसमें ए उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की जो उद्देशिका है उसके अनुसार आईपीसी क्या है? देखिए आईपीसी की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना बिल्कुल साफ साफ कहती है कि भारत के लिए एक जनरल पीनल कोड जरूरी था, इसलिए आईपीसी बनाई गई। तो आईपीसी क्या है? आईपीसी एक जनरल पीनल कोड है। आईपीसी क्या है? जनरल पीनल कोड है, एक साधारण दंड संहिता है आईपीसी। तो इसका ए उत्तर सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, जो भारतीय दंड संहिता है उसमें क्या दिया है? पहला, सामान्य अपराधों की परिभाषाएं, या सामान्य अपराधों के लिए दंड, या दोनों? देखिए हमारी जो आईपीसी है उसमें कुछ जनरल अपराधों की परिभाषाएं हैं और उसके लिए दंड का प्रावधान है, यानी कि ये दोनों ही आईपीसी में दे रखे हैं। तो इसमें सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतया जनरली अपराध का क्या मतलब होता है? देखिए अपराध का मतलब होता है कानून द्वारा जिस काम को मना किया गया है, अगर तुम वो काम करते हो तो इसका मतलब तुम अपराध करते हो। या कानून कहता है इस काम को करो, लेकिन आपने वो काम नहीं किया तो ये भी अपराध है। तो कानून द्वारा निषिद्ध कार्य और लोभ अपराध कहलाता है। निषिद्ध कार्य का मतलब ये है कि ऐसा कार्य जिसको कानून ने मना कर रखा है कि ये काम मत करो, लेकिन तुम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपराध कर रहे हो। लोभ का मतलब ये है कि कानून ने कहा है कि ये काम करो, लेकिन तुम नहीं किए, तुम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपने लोभ किया है, आपराधिक लोभ। तो ऐसा कोई कार्य लोभ जो जिसको कानून मना करता है, निषिद्ध करता है, वो अपराध कहलाता है। ठीक, तो उसमें सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कुछ परिभाषा दे रखी है और ये पूछा गया है कि ये किसने कहा।
क्या है? अपराध वह है जिसे विधानमंडल ने अच्छे बुरे कारणों से निषिद्ध यानी कि मना कर रखा है, मना कर दिया हो। किसी बुराई अथवा उससे उत्पन्न करने की संभावना से युक्त सभी निषिद्ध की जाने वाले कार्य अपराध कहे जा सकते हैं। तो ये अपराध की परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दी है, किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से ये बेंथम ने कहा था। इसका डी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के प्रति एक आरोचकर कृत्य है। अपराध की ये परिभाषा किसने दी है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपराध की ये परिभाषा दी है स्टीफन ने। इसमें सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी अपराध की परिभाषा दे रखी है, पढ़ते हैं। ऐसा अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है, एक सिविल अपकार है। जबकि ऐसा अपकार जिसमें पैरवी सरकार या उसके अधीनस्थ व्यक्ति द्वारा की जाती है, वो अपराध कहलाता है। तो ये परिभाषा अपराध की है, किसने दी? तो इसका उत्तर है, ये परिभाषा दी है ऑस्टिन ने। इसका बी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी अपराध की परिभाषा दे रखी है, पढ़ते हैं। राज्य द्वारा कार्रवाई को नियंत्रित करना, दंड को समाप्त करना तथा दंड देना अपराध के सामान्य लक्षण हैं। ये स्टेटमेंट या ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर है, ये दी है पैटन ने। इसका बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि दोष विधि है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है सर हेनरी मेन का। इसमें डी उत्तर सही है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। एक अपकार जिसमें पैरवी सरकार या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, एक अपराध है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ऑस्टिन ने ये कहा था। इसका बी उत्तर सही है। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16। अपराध विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। भारत की विधि आयोग ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इंग्लैंड की वुलफेंडेन समिति ने या संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। इसमें सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही उत्तर चुनना है हमें। सही ऑप्शन, अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कार्य है, अपराध एक अवैधानिक कार्य है, तीसरा अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कार्य है, और चौथा ऑप्शन है अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कार्य है। देखिए बिल्कुल सीधी सादी बात है। हम जानते हैं कि कानून के उल्लंघन में किया गया कोई भी कार्य अपराध कहलाता है। ठीक, तो उसमें भी उत्तर सही है, बिल्कुल साफ साफ। अपराध एक अवैधानिक कार्य है। ठीक, तो इसमें भी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है ऑस्टिन का। ये पूछा गया प्रश्न है, इसमें सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, ये हम जानते हैं। 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला, मानव व्यक्ति। इसमें 2 दे रखे हैं। मानव दुराशय आपराधिक कार्य, इसमें 3 दे रखे हैं। तीसरा, मानव दुराशय आपराधिक कार्य क्षति, ये सही है। देखिए अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, मानव। उस मानव ने कोई दुराशय धारण किया हो, उसके बाद उसने कोई आपराधिक कार्य किया हो, और उसके आपराधिक कार्य से समाज को या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंची हो, नुकसान हुआ हो। ठीक, तो ये अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20। मीन्सिया का क्या मतलब होता है? देखिए मीन्सिया का मतलब होता है दुराशय। इसमें डी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
अपराध की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? स्टेज। देखिए अपराध की कुल 4 स्टेज होती हैं। इसमें डी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, चूंकि हम जानते हैं कि अपराध की कुल 4 स्टेज होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 से पूछ रहा है कि वो 4 स्टेज कौन कौन सी होती हैं अपराध की, और उन 4 स्टेज का सही क्रम क्या है। देखिए अपराध की जो पहली स्टेज होती है वो होती है आशय, यानी कि इंटेंशन। अपराध की दूसरी स्टेज होती है तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन। अपराध की तीसरी स्टेज होती है प्रयत्न, यानी कि अटेम्प्ट। और प्रयत्न जब सफल हो जाता है तो वो परिणाम यानी कि अपराध में तब्दील हो जाता है। ठीक, तो अपराध की ये 4 स्टेज होती हैं और इन चारों का जो सही क्रम है वो यही है। ठीक, तो अपराध की पहली स्टेज होती है आशय, दूसरी तैयारी, तीसरा प्रयत्न, और प्रयत्न जब सफल हो जाता है तो वो अपराध बन जाता है, यानी कि परिणाम में तब्दील हो जाता है। तो 22 में सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? अपूर्ण अपराध, पहला ऑप्शन है लोक न्यूसेंस। देखिए लोक न्यूसेंस पूर्ण अपराध माना जाता है। पूर्ण। विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव अपने आप में एक पूर्ण अपराध है। बलवा, बलवा भी अपने आप में एक पूर्ण अपराध है। आपराधिक प्रयत्न, हाँ देखिए जो आपराधिक प्रयत्न है, आपराधिक प्रयत्न जब सफल हो जाता है तो वो अपराध बन जाता है, इसलिए जो आपराधिक प्रयत्न है इसको अपूर्ण अपराध माना जाता है। ठीक, तो इसमें बी उत्तर सही है। आपराधिक प्रयत्न को अपूर्ण अपराध की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या आशय पनिशेबल है? देखिए आशय जो होता है ये अपराध की प्रथम स्टेज मानी जाती है, और आशय यानी कि इंटेंशन कभी भी पनिशेबल नहीं होता है, दंडनीय नहीं होता है। इसमें सी उत्तर सही है। अगर मैंने अपने मन में किसी व्यक्ति की हत्या करने के बारे में कोई योजना बना रखी है या कुछ सोच रखा है हत्या करने के बारे में, तो ये पनिशेबल नहीं है। ठीक, तो आशय को कभी भी पनिशेबल नहीं माना जाता, मतलब आशय कभी भी पनिशेबल नहीं होता है। इसमें सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो होती है ये अपराध का दूसरी स्टेज मानी जाती है। तैयारी अपराध की दूसरी स्टेज है। क्या तैयारी पनिशेबल है? देखिए जनरली तैयारी पनिशेबल नहीं होती है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी पनिशेबल मानी जाती है। जैसे कि भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी, ये पनिशेबल है, धारा 122। इसी प्रकार भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाली जो शक्तियां हैं उनके क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी, आईपीसी धारा 126, ये तैयारी पनिशेबल है। तो जनरली जो तैयारी होती है वो पनिशेबल नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी पनिशेबल यानी कि दंडनीय होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि तैयारी जनरली पनिशेबल नहीं है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में तैयारी पनिशेबल होती है। तो इसमें सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, आपराधिक प्रयत्न पनिशेबल है? देखिए आपराधिक जो प्रयत्न होता है ये अपराध की तीसरी स्टेज होती है। ठीक है, और आपराधिक प्रयत्न हमेशा ही पनिशेबल होता है, जैसे कि हत्या का प्रयत्न, सदोष मानवबद्ध का प्रयत्न, चोरी का प्रयत्न। ठीक है, तो अपराध के जो प्रयत्न होते हैं वो सदा ही पनिशेबल होते हैं, सदैव दंडनीय। इसमें ए उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मीन्सरिया का क्या मतलब होता है? देखिए मीन्सरिया का मतलब होता है दुराशय। खराब आशय बिल्कुल नहीं, बुरा आशय बिल्कुल नहीं, दुराशय, ये सही उत्तर है। सी उत्तर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 से कहता है कि आपराधिक मना स्थिति का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्सरिया अपराधों के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, धोखाधड़ी संबंधित है, हाँ बिल्कुल सही है। शारीरिक चूक से संबंधित है, शारीरिक चूक से भी संबंधित है, बिल्कुल सही है।
राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, बिल्कुल। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से संबंधित है, नहीं, गलत। देखिए जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ये अपकृत्य से संबंधित है, टॉर्ट। स्ट्रिक्ट जो लायबिलिटी है ये आपका टॉर्ट के अंतर्गत आता है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मीन्स रिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों राज्य के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों मामलों में डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स रिया काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन, शुरू के जो तीनों ऑप्शन है ABC, इनका जो संबंध है वो डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स रिया से है, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स रिया से नहीं है। तो इसमें A और B और C ये तीन ऑप्शन शुरू के सही हैं, चौथा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए अपराध के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं। पहला, कोई व्यक्ति हो। दूसरा, उसने कोई इंटेंशन धारण किया हो। तीसरा, उसने कोई आपराधिक कार्य किया हो, ठीक है। और चौथा, उससे किसी व्यक्ति या समाज को क्षति पहुंची हो। तो आशय, दोषपूर्ण आशय और कोई आपराधिक कार्य, ये अपराध के 2 आवश्यक तत्व होते हैं। अपराध के कुल 4 आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन आशय और कार्य ये अति महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, ठीक है। आशय क्षति ये गलत है, तैयारी जंग ये भी गलत है, क्षति एवं दोष सिद्ध ये भी गलत है, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 30, गलत उत्तर बताओ। इसमें गलत उत्तर पूछा है। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। ऐच्छिक कार्य, हाँ ये भी अपराध का आवश्यक तत्व है। दोषपूर्ण आशय, ये भी अपराध का आवश्यक तत्व है। कार्य में लोभ भी शामिल होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, कार्य में लोभ भी शामिल होता है, ये भी अपराध का आवश्यक तत्व है। ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य, देखिए ये अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। चूंकि इसमें गलत उत्तर पूछा है, तो गलत उत्तर यही है कि ये जो है अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी A, C और ये D ये अपराध के आवश्यक तत्व में शामिल माने जाते हैं, ये अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो यही गलत उत्तर है। तो इसमें बी आंसर सही है।